So we have to start with the dynamic modeling and vector control of induction motor. So previously we have studied the scalar control, and in scalar control we go only for the magnitude variations. But हम जो हैं जो आपका इंडक्शन मोटर है, वी आर डीलिंग विद एसी क्वांटिटीज, जहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, फेज भी एक साथ चेंज हो रहा है. सो एक जो हमारा एक हाई क्वालिटी कंट्रोल होगा, या कंट्रोल विच हैज अ हाई डायनामिक रिस्पॉन्स, दैट इज पॉसिबल विद वेक्टर कंट्रोल. जो स्केलर कंट्रोल होता है, इट इज अ बिट sluggish. सो जो हमारा स्केलर कंट्रोल था, देयर वी वर डीलिंग विद द स्टेडी स्टेट. वहां पर वी वर टेकिंग द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, and with that we were calculating the steady state parameters of our system. तो steady state कब occur होता है? After the system is settle. तो अगर आपका सिस्टम को हम सब्जेक्ट करेंगे टू सम चेंज, तो उस चेंज की वजह से आपके सिस्टम पैरामीटर्स आउटपुट चेंज हो जाएंगे. तो इफ अ लॉन्ग टाइम हैज गॉन बाय, और उसके बाद अगर हम स्टडी करेंगे हमारे सिस्टम को, तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारा जो सिस्टम होगा दैट विल बी इन स्टडी स्टेट. लेकिन जो हमारा ट्रांजिएंट मॉडल होता है, आवर ट्रांजिएंट मॉडल, सो यहाँ पर क्या हो रहा होता है? वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम व्हेन द वेरिएबल्स आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वी स्टडी द बिहेवियर जस्ट आफ्टर चेंज इन द इनपुट और एनर्जी लेवल्स. आपने इनपुट को जैसे ही चेंज करते हो, तो उसी टाइम पे जो कि सिस्टम का बिहेवियर होगा आफ्टर द चेंज इन द इनपुट और एनर्जी लेवल्स, वो चीजें हम स्टडी करते हैं इन द ट्रांजिएंट मॉडल. तो जो हमारा स्टेडी स्टेट मॉडल होता है, वो सफिशिएंट नहीं होता है टू डिस्कस द ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस. We have discussed the steady state modeling. So now the question is, if we have the steady state modeling, why do we need dynamic modeling? So dynamic modeling इसलिए required है because जो हमारा system है that is changing. तो जब हम 3-phase AC सप्लाई अप्लाई करते हैं, जो हमारी करंट्स होती हैं इन स्टेटर, दे आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. साथ में जो आपकी रोटर में जो करंट्स हैं, दे आर आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जो पोजीशन ऑफ रोटर है, दैट इज आल्सो चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो जब भी हम चाहे फ्रीक्वेंसी हो या वोल्टेज को हम चेंज करेंगे, सो इट विल टेक सम टाइम टू रीच द न्यू लेवल. तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी you're operating at 50 हर्ट्स, और आपने फ्रीक्वेंसी को 48 हर्ट्स पे लाया, आपकी जो वोल्टेज थी, इफ यू आर ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट्स, आपने वोल्टेज को 200 वोल्ट्स पे लाया. सो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस आने में इट विल टेक सम टाइम. सो इन बिटवीन दैट टाइम आपका मोटर कैसे वर्क करेगा, इन चेंजेस को वो मोटर कैसे फॉलो करेगा, आपका जो टॉर्क का कर्व है वो कैसे इस चेंज को फॉलो करेगा, दैट दोज थिंग्स have to be studied. So in studies के लिए we can't use the equivalent circuit and the steady state equations of induction motor. तो ये जो आपने चेंज कर दी फ्रीक्वेंसी की फ्रॉम 50 टू 40 हर्ट्स, 48 हर्ट्स, और ये जो टाइम है जिसमें अब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है फ्रॉम 50 टू 48 हर्ट्स, आपकी वोल्टेज जो है इट इज चेंजिंग फ्रॉम 220 टू 200 वोल्ट्स. तो ये जो टाइम है जिसमें ये चेंज आ रही है, उसमें आप जो आपका ये इक्विवेलेंट सर्किट है, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, जो हमने स्टेडी स्टेट मॉडल में देखा, और जो अपने स्टेडी स्टेट इक्वेशंस देखी हैं, सो दे आर ऑफ नो हेल्प. तो यहाँ पर व्हाट वी नीड, वी रिक्वायर डायनेमिक मॉडलिंग. सो जो डायनेमिक मॉडलिंग होती है, दिस टेक्स केयर ऑफ टाइम वेरिएशंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ योर मोटर सिस्टम. स्केलर कंट्रोल में क्या होता है? मैग्नीट्यूड वेरिएशंस ऑफ कंट्रोल वेरिएबल्स आर कंसिडर्ड. ड्रॉबैक्स क्या हैं हमारे स्केलर कंट्रोल के? जो स्केलर कंट्रोल है, it gives somewhat inferior performance because of coupling problem of flux and torque.
Apart from these line voltage variations, incorrect volt-hertz ratio, stator drop variation by line current and machine parameter variations may also cause problem in scalar control. तो already मैंने ये बोला है कि जो आपका एक परफेक्ट वी बाय एफ रेशियो आना, इट्स नॉट दैट इजी। एक आपको हर बार एक सेम रेशियो मिलता रहे, दैट इज नॉट इजी। कभी कभी जो हमारी रिक्वायर्ड स्पीड होती है, तो वहाँ पर जो वोल्टेज होती है, इट इज, हमें जो वहाँ पर वैल्यू आता है, इट कम्स मोर देन द रेटेड वैल्यू। सो हम वी कांट गो फॉर वोल्टेज बियॉन्ड द रेटेड वैल्यू। तो वहां पर हमारे जो वी बाई एफ रेशियो आता है, दैट इज इनकरेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा स्केलर कंट्रोल है, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है, इट इज अ बिट inferior. These are some drawbacks of the scalar control, and the main drawback is कि there's a coupling problem of flux and torque. आप flux को change करोगे तो torque भी change होगा, torque को change करोगे तो flux भी change हो जाएगा। So the coupling problem in scalar V by F control, तो हम क्या कर रहे थे, we were controlling the voltage to control the flux, and we were controlling the frequency or slip to control the torque. But the problem is कि जो torque and flux है, they both are functions of voltage and frequency. So if you change frequency, it will change flux. Now at the same time we change voltage also, but जो आपकी voltage and frequency है, इनके जो dynamics होते हैं, they are different. Speed at which frequency changes, जो voltage है, it won't change at the same speed. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फ्लक्स रिस्पॉन्स होता है, इट इज ए बिट स्लगिश। तो क्योंकि अब आपका फ्लक्स रिस्पॉन्स स्लगिश है, दिस विल मेक द टॉर्क रिस्पॉन्स आल्सो स्लगिश। अब क्या आपका देखो, जो आपका टॉर्क है, फ्लक्स है, दोनों तो फंक्शंस हैं ऑफ वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। तो स्केलर वी बाय एफ कंट्रोल में हम क्या कर रहे थे, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे थे, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट फ्रीक्वेंसी हमें वोल्टेज का वैल्यू मिल रहा था, जिसकी वजह से आपका जो फ्लक्स था वो कांस्टेंट रह रहा था। बट इसका रिस्पॉन्स स्लगिश होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका टॉर्क रिस्पॉन्स जो है, दैट विल आल्सो रिमेन स्लगिश। तो हम इंडिपेंडेंटली फ्लक्स और टॉर्क को चेंज नहीं कर सकते, बट हम क्या चाहते हैं, वी वांट डिकपल्ड फ्लक्स एंड टॉर्क। सो दैट इज आवर एम, दैट वी वांट डिकपलिंग ऑफ फ्लक्स एंड टॉर्क। बट यहां पर क्या हो रहा है, अब जैसे ही स्लिप या फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया टू इंक्रीज टॉर्क, बट उसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया टू इंक्रीज टॉर्क, जो फ्लक्स है आपका, फ्लक्स आपका डिक्रीज हो जाता है। तो मोमेंटेरली आपने क्या देखा, जैसे ही आपने फ्लक्स को इंक्रीज किया टू इंक्रीज टॉर्क, फ्लक्स आपका डिक्रीज हो गया। सो एज यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और स्लिप, सो आपका जो एम था, दैट वाज टू इंक्रीज टॉर्क, बट आपने एट द सेम टाइम क्या देखा, मोमेंटेरली जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स विल डिक्रीज। अब जो ये फ्लक्स की वेरिएशन है, इट इज ऑलवेज स्लगिश। तो फ्लक्स डिक्रीज होता है। अब आपका, क्योंकि आपका फ्लक्स डिक्रीज हो गया, तो इससे हमें कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू फीड एडिशनल वोल्टेज। अब जो ये टेम्पररी, ये जो डिप हो गया था आपका फ्लक्स, इसकी वजह से क्या होता है, जो टॉर्क सेंसिटिविटी होती है, इट रिड्यूसेस विद स्लिप, और जो आपका रिस्पॉन्स टाइम है वो बढ़ जाता है। अब सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, हमने देखा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, टॉर्क चेंज होगा, बट यहाँ से आपका फ्लक्स डिप हो जाएगा। तो ये जो मोमेंटेरली जो ये डिपिंग ऑफ फ्लक्स है, इससे टॉर्क सेंसिटिविटी आपकी जो होती है, ये रिड्यूस हो जाती है विद स्लिप, और जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी हमारा बढ़ जाता है। अब सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज वेक्टर कंट्रोल। द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज वेक्टर कंट्रोल, or we also call it field oriented control.
तो बेसिक आइडिया क्या है ऑफ वेक्टर वी बाय एफ कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव्स. सो द बेसिक आइडिया ऑफ वेक्टर V by F control of induction motor drives. तो मेन आइडिया जो है हमारा वेक्टर या वी बाय एफ कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव्स. हमने क्या देखा, जो हमारा इंडक्शन मोटर है इसमें फ्लक्स और टॉर्क एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो जो आपका बेसिक आइडिया है वेक्टर वी बाय एफ कंट्रोल का, कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है इससे हम कंट्रोल करें लाइक ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम चाहते हैं कि जो हमारा इंडक्शन मोटर हो, इट शुड बी कंट्रोल्ड जस्ट लाइक योर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. ठीक है. तो जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर था इसमें एक फील्ड वाइंडिंग होती थी. देयर वाज अ फील्ड वाइंडिंग एंड देयर वाज अ आर्मेचर वाइंडिंग. तो जब भी आप कुछ चेंज करते थे इन द जब अगर आप चेंजेस लाते थे इन द फील्ड वाइंडिंग, वो इफेक्ट नहीं करती थी जो आर्मेचर वाइंडिंग के पैरामीटर्स थे. और जब आप आर्मेचर वाइंडिंग के पैरामीटर्स में कुछ चेंज करते थे वो फील्ड वाइंडिंग के पैरामीटर्स में कोई भी इफेक्ट नहीं करते थे. और जो आपकी आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग्स थी, आर्मेचर और जो आपकी आर्मेचर और फील्ड है, दे वर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. सो हियर आर्मेचर एंड फील्ड दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. सो इसकी वजह से क्या होता है, दे डोंट इफेक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, डिकपल्ड कंट्रोल. वी गेट ए डिकपल्ड कंट्रोल. तो बेसिक आइडिया क्या है बिहाइंड वी बाई एफ वेक्टर कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर ड्राइव्स. हम चाहते हैं कि जो हमारा इंडक्शन मोटर है वो बिल्कुल काम करे लाइक ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर. सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में एक फील्ड वाइंडिंग होती है और एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है. और जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं फील्ड वाइंडिंग में, वो आर्मेचर वाइंडिंग के पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं करता. जब हम आर्मेचर वाइंडिंग में कुछ चेंजेस करते हैं तो वो फील्ड वाइंडिंग के पैरामीटर्स को इफेक्ट नहीं करता. और जो आपकी आर्मेचर और फील्ड होती है ये, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, जिसकी वजह से हमें डिकपल्ड कंट्रोल मिलता है. अब अगर एक ऐसा ही कंट्रोल हमें पॉसिबल हो इंडक्शन मोटर में, तो उस कंट्रोल को हम बोलेंगे वेक्टर कंट्रोल. सो what is your vector v by f control of induction motor drives? It is an art and science of controlling an induction motor just like a separately excited DC motor. So it is an art and science of controlling induction motor just like a separately excited DC motor. तो जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर है, सो हियर वी हैव अ आर्मेचर and we have a field winding. So the current in the armature is IA and current in the field winding is IF. So this is your separately excited DC motor. इधर पे हम क्या देखते हैं, जो आपका दिस इज योर IA and this is IF.
So this is your armature current, and at 90 degree to this is your field current. Field current की वजह से क्या होगा? You will have phi f, and because of Ia, you will be having a armature field, and here you will be having a field that is produced by the field circuit. So this is your armature flux and this is your field flux, and both are at 90 degree to each other. So if you see the torque is equal to Kt phi f into Ia. Now I can also write it as Kt phi f into phi a, because your phi a is proportional to your current Ia. Or you can also write Kt if and Ia, क्योंकि जो आपका फील्ड फ्लक्स है दिस इज अ फंक्शन ऑफ फील्ड करंट, जो आपका आर्मेचर फ्लक्स है दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर आर्मेचर करंट. सो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो चेंज इन Ia, जो आपकी आर्मेचर करंट है, चेंज इन आर्मेचर करंट, इट डजंट इफेक्ट If. तो अगर आप Ia को चेंज कर रहे हो, ये If को इफेक्ट नहीं करेगा, because there is a decoupling between Ia and If, because there is a decoupling between Ia and If. So because of DC machine like performance, वेक्टर कंट्रोल को हम डिकपलिंग या ऑर्थोगोनल या ट्रांसवेक्टर कंट्रोल भी बोलते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक आर्मेचर वाइंडिंग, एक फील्ड वाइंडिंग. और जो आप यहाँ पर देख रहे हो करंट्स जो हैं आपकी आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. तो जो आपका आर्मेचर फ्लक्स होगा और आर्मेचर और जो फील्ड फ्लक्स होगा दे विल बी एट 90 डिग्री टू each other. और क्योंकि they are at 90 degree to each other, so if you vary your armature current, it will not affect the field current. If you vary the field current, it will not affect the armature current, because they are at 90 degree to each other. They are in quadrature to each other. तो इसकी वजह से क्या होता है, there is a decoupling between your armature circuit and your field circuit. तो अब हम ऐसा ही कोई कंट्रोल चाहते हैं जिससे हमें ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर वाली हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल जाए. हमारे पास कोई दो ऐसे कंपोनेंट्स आ जाए जो एक दूसरे के साथ एट 90 डिग्री हो, तो जहां पर हम फ्लक्स को अलग से चेंज कर पाए, टॉर्क को अलग से चेंज कर पाए. सो व्हाट डू वी वांट, हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है. So this is an induction motor. Here we have an inverter. And we are going for your vector control. So what do we want in vector control? We want to find out two components of current. So हम दो components ऐसे ढूंढना चाह रहे हैं अपने current के, जहां पर एक component हो हमारा IDS और दूसरा component हो IQS. जहां पर जो आपका ये component है ID, it affects only flux. और हमारे पास एक और कंपोनेंट है IQ,
that affects only torque. So हम क्या करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास 3 फेज स्टेटर करंट्स हैं, वी हैव 3 फेज स्टेटर करंट्स, एंड फ्रॉम दीज 3 फेज स्टेटर करंट्स हम क्या चाहते हैं, हम वी वांट टू फाइंड आउट 2 कंपोनेंट्स, जहां पर एक कंपोनेंट जो है वो इफेक्ट करेगा ओनली फ्लक्स को, और एक और कंपोनेंट है आई क्यू जो इफेक्ट करेगा ओनली टॉर्क को। और ये जो 2 कंपोनेंट्स होंगे दे विल बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर, बिल्कुल सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की तरह। जहां पर जब आप आई को वेरी करते हो तो आप टॉर्क को चेंज कर, आप आई को चेंज करोगे तो आपका टॉर्क चेंज होगा, फ्लक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगी। और अगर आप आई एफ को चेंज करते हो तो आपका फ्लक्स चेंज होता है, टॉर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ती, देयर इज ए इनहेरेंट डिकपलिंग। सो सेम थिंग वी वांट इन द वेक्टर कंट्रोल। हमारे पास अगर 3 फेज स्टेटर करंट्स हैं तो व्हाट वी डू इज वी वांट कि हमारे पास 2 कंपोनेंट्स मिल जाएं हमारी करंट के, एक डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट और एक क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट। जो डायरेक्ट एक्सिस कंपोनेंट है जब आप इसको वेरी करोगे सिर्फ फ्लक्स वेरी होगा, और क्वाड्रेचर कंपोनेंट को जब आप वेरी करोगे सिर्फ आपका टॉर्क वेरी होगा। So your IQS, this is your quadrature axis component. And this is analogous to IA in the armature current in separately excited induction, separately excited DC motor. और जो आपका ये IDS है, this is the direct axis component. And this is analogous to IF in separately excited DC motor. तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे your torque, it will depend upon KT, the resultant flux, and your quadrature component. This is KT, IDS, and IQs, because your flux, it depends upon the direct axis component. So to develop the dynamic model of induction motor, so what we do, we convert our 3 phase AC vectors into 2 DC vectors. The stator currents, and they are your AC vectors, and we convert these 3 phase AC vectors into 2 DC vectors. So to have a DC machine analogy, machine control is considered in synchronously rotating reference frame DNQ, where sinusoidal variables appear as DC quantities. So आगे जाके आपको ये यहाँ पर ये लिखी है लाइन, ये आगे जाके आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारा इंडक्शन मोटर जो है ये परफॉर्मेंस दे लाइक ए डीसी मशीन, लेकिन ये जो डीसी मशीन लाइक परफॉर्मेंस है ये तभी पॉसिबल है जब ये जो आपका कंपोनेंट है IDS, this is oriented in the direction of your flux, और IQS जो है it is established perpendicular to it, and to find these D and Q components we need dynamic model of your induction motor. So डायनेमिक मॉडल हमें क्यों चाहिए, यही जो आपके डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस कंपोनेंट जो हमें फाइंड आउट करने हैं, इन्हें फाइंड आउट करने के लिए वी नीड द डायनेमिक मॉडल ऑफ इंडक्शन मोटर, एंड to develop the dynamic model of induction motor
we need to understand about transformations. So to develop the dynamic model of induction motor, we need to know about transformations. We need to have a knowledge of a reference frame. So then we can go for the dynamic modeling of induction motor. Now, what are the various transformations? So we have Stanley's transformation. We have the Parkes transformation, which is the most popular transformation. Parkes transformation. This is the most popular transformation. We have the Cron's transformation. And we have the Krauss transformation. So these are all mathematical transformations. इन सब ट्रांसफॉर्मेशंस का एम क्या होता है? The main aim is to convert 3-phase AC vectors into 2 DC vectors. तो हम जो हमारा ABC जो हमारा सिस्टम है जहाँ पर हमारे पास 3 फेजेस होते हैं दैट आर जिनमें फेज डिफरेंस होती है ऑफ 120 डिग्रीज, हम क्या करते हैं? वी कन्वर्ट दैट सिस्टम इनटू 2 DC वेक्टर्स दैट आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. वो कैसे करते हैं? यूजिंग दीज ट्रांसफॉर्मेशंस. कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास? स्टैनलीज ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक तरीका है जिससे आप 3 फेज एसी वेक्टर्स को कन्वर्ट कर सकते हो इनटू 2 DC वेक्टर्स. दूसरा तरीका है पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो 3 AC वेक्टर्स इनटू 2 DC वेक्टर्स. सिमिलरली वी हैव Cron's ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी हैव द Krauss ट्रांसफॉर्मेशन. तो इन सब का मेन एम क्या है? सो दैट आवर इंडक्शन मोटर कैन, जो हमारा इंडक्शन मोटर है, इट कैन परफॉर्म जस्ट लाइक ए सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर जहां पर हमारा फ्लक्स और टॉर्क जो है दे आर डिकपल्ड फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हमारी 3 फेज वाइंडिंग्स को इनटू फिक्टिशियस DC वाइंडिंग्स. तो हमारे पास क्या होती है? 3 फेज वाइंडिंग्स होती हैं. तो जब हम इनको कन्वर्ट करें इनटू 2 DC वेक्टर्स, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? जो हमारी 3 फेज वाइंडिंग्स हैं इनको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू 2 फिक्टिशियस DC वाइंडिंग्स. वो सच में आपके पास ये वाइंडिंग्स नहीं होंगी, बट वी आर कन्वर्टिंग देम इनटू 2 फिक्टिशियस DC वाइंडिंग्स दैट आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. जिन दो वाइंडिंग्स में हमारी डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस करंट फ्लो कर रही हैं दैट आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. तो अगर आप ID को चेंज कर रहे हो तो आपका सिर्फ फ्लक्स चेंज होता है, और अगर आप IQ को चेंज करते हो तो हमारा सिर्फ टॉर्क चेंज होता है. Now, why do we go from why do we why are we doing these transformations? And by doing these transformations, we are going from one reference frame to another reference frame. So, for example, if we write our mathematical equations in the ABC frame, जो हमारा ABC reference frame है, जहाँ पर हमारे पास 3 एक्सेस होती हैं
A axis, B axis, C axis, which and the three axes are 120 degree apart. तो अगर आप इस रेफरेंस फ्रेम में इक्वेशंस लिखोगे तो हम क्या देखेंगे, इट विल बी, these equations will be very difficult to solve. तो जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, हम क्या करते हैं, वी ट्रांसफर द मैथमेटिकल इक्वेशंस फ्रॉम वन रेफरेंस फ्रेम टू अनदर रेफरेंस फ्रेम. इससे क्या होता है, बाय डूइंग सो जो मैथमेटिकल एनालिसिस होता है इट बिकम्स इजियर. तो क्वेश्चन आएगा कि क्यों एबीसी, जब हम हमारा जो नॉर्मल जो हमारा एबीसी फ्रेम है तो उसमें क्यों मैथमेटिकल इक्वेशंस हमारी डिफिकल्ट होंगी. तो जो हमारा स्टेटर है उसमें करंट्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हैं. साथ में जो हमारा रोटर है, रोटर में भी हमारी करंट्स कंटिन्यूअसली चेंज हो रही हैं. साथ में जो आपकी रोटर है, रोटर की पोजीशन भी चेंज हो रही है. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी इंडक्टेंस है उसमें चेंज होगा. हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस होती है और म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रही है. तो क्योंकि आपकी करंट्स चेंज हो रही हैं, साथ में जो आपका रोटर है उसकी पोजीशन भी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास एक टाइम वेरिंग इंडक्टेंस आ जाएगी. तो जो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस होंगी उसमें होंगी टाइम वेरिंग इंडक्टेंस, इंडक्टेंसेस जो चेंज हो रही हैं विद रिस्पेक्ट टाइम. तो रोटर क्या कर रहा है, रोटर इज चेंजिंग, योर द रोटर इज चेंजिंग पोजीशन, सो इंडक्टेंसेस आर आल्सो वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो प्रॉब्लम क्या हमारी आ रही है, जो रोटर है, रोटर चेंजेस पोजीशन, so inductances also changing current of three phases of stator and a rotor affect each phase with time varying inductances. तो आपकी करंट्स चेंज हो रही हैं, आपके रोटर की पोजीशन चेंज हो रही है, तो जो आपके पास जो ये सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस है, अगर उसको कंबाइन करके बोलूंगा तो आपकी जो इंडक्टेंस है वो भी वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इस सब की वजह से क्या होगा, जो एनालिसिस होगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन योर कन्वेंशनल एबीसी फ्रेम. सो जो एनालिसिस होगा, एनालिसिस विल बी difficult in the conventional ABC थ्री फेज सिस्टम. तो जब आप, अगर आप इक्वेशंस एबीसी जो आपका रेफरेंस फ्रेम है, अगर आप उस रेफरेंस फ्रेम में इक्वेशंस लिखोगे तो जो आपके पास इक्वेशंस आएंगी, मैथमेटिकल इक्वेशंस आएंगी, उसमें आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, उसमें जो आपकी इंडक्टेंसेस होंगी दे विल बी टाइम वेरिंग. तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंडक्टेंस के वैल्यूज भी चेंज हो रहे हैं. तो ऐसे सिस्टम जिसमें आपकी जो पैरामीटर्स हैं दे आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वैसे सिस्टम में जो एनालिसिस करना होगा दैट विल बी डिफिकल्ट. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हम एक रेफरेंस फ्रेम से दूसरे रेफरेंस फ्रेम में जाते हैं जहां पर जो एनालिसिस होता है दैट इज इजियर. तो एक बार आपने इस दूसरे रेफरेंस फ्रेम में एनालिसिस कर दिया, उसके बाद हम वापस क्या करते हैं, जो भी हमारे मैथमेटिकल हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स को हम वापस ले आते हैं इन एबीसी रेफरेंस फ्रेम, और वहां पर हमारे जो आंसर्स होते हैं वो हमें वापस
मिल जाते हैं। सो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, हम एक जो हमारे एबीसी रेफरेंस फ्रेम है, हम उससे, जहाँ पर आपकी इक्वेशंस में एक टाइम वेरिंग इंडक्टेंसेस है, हम एक ऐसे सिस्टम में चले जाते हैं जहाँ पर आपके पास जो इक्वेशंस आएंगी, इसमें ये जो टाइम वेरिंग पार्ट है ये नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, जो आपका एनालिसिस होगा वो इजी होगा। और एक बार आपके जो कुछ भी जो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस आ जाएंगी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, आप फिर वापस आ सकते हो एबीसी रेफरेंस फ्रेम में। तो वो कैसे होगा वो हम अभी आगे देख लेंगे। सो ये रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम is another set of reference axes on which the conventional ABC vectors at any instant are transformed। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मर्स में, सॉरी, अगर आपको पावर सिस्टम में आपको याद होगा, तो जब हम फॉल्ट्स पढ़ रहे होते थे, तो जो हमारा अनबैलेंस्ड सिस्टम होता था, तो वहां पर अगर आप इक्वेशंस देखते, वो उधर एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो फिर हमारे पास हम क्या करते थे, जो अनबैलेंस सिस्टम था उसको हम चेंज करते थे, हम अपनी इक्वेशंस को लाते थे इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस एंड जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स। तो उससे क्या हो जाता था, जो हमारे जो एनालिसिस होता था वो इजी बन जाता था। और एक बार आपको वो तीनों कंपोनेंट्स मिल गए, फिर बाद में आप क्या करते थे, आप यूजिंग इनवर्स आप फिर आपके आंसर्स वापस ले आते थे, और आपको वो अनबैलेंस्ड सिस्टम के जो पैरामीटर्स थे वो मिल जाते थे। सेम चीज यहाँ पर भी है, आपको एबीसी सिस्टम में अगर आप काम करोगे तो आंसर्स विल बी डिफिकल्ट टू गेट। तो हम एक ऐसे सिस्टम में चले जाते हैं, हम एक ऐसे सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करेंगे जहां पर ये टाइम वेरिंग इंडक्टेंसेस ये सब चीजें ना हो। उस सिस्टम में जैसे ही आपके आंसर्स निकल आएंगे, तो आप क्या करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। जैसे आप ट्रांसफॉर्म करके वापस एबीसी सिस्टम में आ जाओगे, आपको एबीसी सिस्टम वाले आंसर्स वहां पर मिल जाएंगे, इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास होती है एबीसी टू अल्फा बीटा ट्रांसफॉर्मेशन। आप एबीसी से अल्फा बीटा रेफरेंस फ्रेम में जाते हो, तो दिस इज योर ए फेज, दिस इज द बी फेज एंड दिस इज सी फेज। ये आपका ए फेज है, दिस इज द बी फेज एंड दिस इज सी फेज। इन तीनों में दिस इज 120 डिग्री, is 120 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री। तो एबीसी रेफरेंस फ्रेम में हमारे पास तीन एक्सिस हैं, ए बी एंड सी, जो 120 डिग्री अपार्ट है। अब सपोज करो कि हमारे पास दो एक्सिस है, अल्फा एंड बीटा, और जो बीटा है दैट इज अहेड बाय 90 डिग्रीज टू अल्फा। सो हमारे पास एक और एक्सिस है, अल्फा एंड बीटा। ये जो अल्फा एक्सिस है दिस इज अलोंग
योर ए एक्सिस, और ये जो बीटा एक्सिस है दिस इज अहेड बाय 90 डिग्रीज टू अल्फा. सो अल्फा एंड बीटा आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, और ये जो अल्फा और बीटा है दे आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो अल्फा एंड बीटा आर 90 degree with respect to each other, and both are stationary with respect to time. तो ये हमारे पास कुछ रेफरेंस, ये हमारे पास एक दूसरी रेफरेंस फ्रेम है. एक हमारे पास है एबीसी रेफरेंस फ्रेम, तो हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टू अल्फा एंड बीटा रेफरेंस फ्रेम, जहां पर अल्फा और बीटा जो है दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर. बीटा इज अहेड बाय 90 डिग्रीज एंड बोथ आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब जो आपकी इक्वेशंस है ऑफ एबीसी, अगर आप ये टाइम ले रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ ए ऑन अल्फा, component of B on alpha, component of C on alpha. Similarly, you can find the components of A on beta, you can find the component of B on beta, and you can find the components of C on beta. तो इसकी वजह से क्या होगा, हम we can write the mathematical equations using simple trigonometric equations. तो हमारे पास ये अल्फा और बीटा एक्सिस है. उसके बाद हम देखेंगे कि ए का कौन सा कंपोनेंट अल्फा पे आ रहा है, सी का कौन सा कंपोनेंट अल्फा पे आ रहा है, बी का कौन सा कंपोनेंट ए पे आ रहा है, एंड वी विल राइट द इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा. तो ये होता है आपका एबीसी टू अल्फा बीटा रेफरेंस फ्रेम.